मान लो तुम्हारे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। तुम्हें स्कूल के पास एक छोटी सी कैंटीन खोलनी है। तुम सब कुछ प्लान कर लेते हो, मेन्यू, डेकोरेशन, बजट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। सब कुछ अकेला हैंडल भी नहीं हो रहा। तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है, अपने दोस्त को साथ में मिला लेता हूँ। अब तुम दोनों मिल के काम करते हो, प्रॉफिट भी शेयर करते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। तो सवाल ये है, अब जो बिज़नेस तुमने बनाया है वो किस फॉर्म का है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कुछ और? ऐसे ही डिसीजंस हर बिज़नेस को लेने पड़ते हैं। कौन ओनर होगा, कितना पैसा लगेगा, जिम्मेदारी किसकी होगी और प्रॉफिट कौन ले जाएगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है बिज़नेस का फॉर्म। वेलकम टू निर्माण कॉमर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, और जॉइंट सेक्टर यानी कि वो जिन्हें पब्लिक और प्राइवेट मिलकर ओन करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एंटिटी होती है जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बनाई जाती है, यानी पैसा कमाने का काम करती है। हर बिजनेस का फॉर्म अलग होता है, किसी में एक आदमी का कंट्रोल होता है तो किसी में शेयर होल्डर्स का। फॉर्म चूज़ करने के लिए कुछ की फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल कितना चाहिए, लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड, कंट्रोल कौन करेगा, कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, इन्हीं सब से डिसाइड किया जाता है फॉर्म। अब डायरेक्टली आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कितने फॉर्म्स की होती है। तो बेसिकली ये होती है 5 फॉर्म की: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस वीडियो में हम पहले 3 ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसे एक ही इंसान चलाता है, पैसे भी एक ही इंसान लगाता है और डिसीजन भी उस अकेले का ही होता है, और प्रॉफिट का मालिक ऑब्वियसली वो अकेला ही होता है, जैसे जनरल स्टोर या लोकल बेकरी। सिंपल स्मॉल स्केल बिजनेस। इसके अगर फीचर्स की मैं बात करूँ तो इसे आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं: एस फॉर सिंगल ओनरशिप, ओ मीन्स वन मैन कंट्रोल, यू मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड एल इज़ लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। मीन्स सिंगल ओनर होता है, एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, लाइबिलिटी उस एक अकेले की बिल्कुल अनलिमिटेड होती है और लीगल आइडेंटिटी इसकी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ऑब्वियसली हर बिज़नेस के कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है। सबसे पहले तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत इजी होता है। इसका सारा की सारा प्रॉफिट उस सोल ओनर को ही जाता है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया होता है। डिसीजन लेना भी बहुत आसान हो जाता है और जल्दी भी डिसीजन लिया जाता है। कस्टमर के साथ एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है। उसके साथ ही आपके बिज़नेस की सीक्रेसी आपके साथ रहती है, कंट्रोल भी आपका अकेले का होता है। लेकिन जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ कुछ बुराइयाँ भी होती है, जैसे कि कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है। पैसा एक बिज़नेस की जान होता है, उसके बिना आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। मैनेजरिंग स्किल्स कम होती है, लाइबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड होती है और बिज़नेस बंद हो सकता है अगर ओनर बीमार पड़ गया, उसकी डेथ हो गई या उसके पास में कोई अपना हायर नहीं है या नॉमिनी नहीं है। अब ऐसे में सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस को एक्सपैंड कैसे किया जाए? जब सोल प्रोप्राइटर को लगता है कि अब अकेला नहीं संभलेगा तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो पेड असिस्टेंट हायर करे या किसी पार्टनर को बिज़नेस में ले आए, जिससे बिज़नेस का फॉर्म बदल जाता है
पार्टनरशिप में। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। अगर एक हिंदू फैमिली मिलकर बिजनेस करती है तो उसे कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका बेस होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें 2005 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे फॉर द डॉटर्स ऑफ द फैमिली। यहाँ डिसीजन मेकर होता है कर्ता, जो फैमिली का एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स: मेंबरशिप आपको बर्थ से मिलती है, कर्ता का ही पूरा कंट्रोल होता है, लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की ही अनलिमिटेड होती है, और माइनर जिनकी एज 18 साल से कम होती है वो भी इस बिज़नेस में मेंबर बन सकते हैं। बिज़नेस एक मेंबर अगर चला भी जाता है तब भी ये बिज़नेस कंटिन्यू रहता है। तो ये थी छोटी सी बात जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हमारे तीसरे फॉर्म की, दैट इज़ माय पर्सनल फेवरेट, पार्टनरशिप। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, एग्ज़ाम में कहीं से भी आ सकती है। एंड अगेन, पार्टनरशिप सिर्फ एक बिज़नेस फॉर्म नहीं है, इसे आप एक लीगल एस्पेक्ट की तरह भी देखते हो, क्योंकि लीगली इसे अलग एक एक्ट के तौर पर देखा जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसे अच्छे तरीके से याद रखना। अब पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं। लेट्स मूव अहेड। अग्रीमेंट से बनता है। भाई हर किसी का अग्रीमेंट होना चाहिए, हर कोई अग्री करना चाहिए, चाहे ओरली या रिटन भी। अगर रिटन है तो दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयर होते हैं, आप अकेले ओनर नहीं हो, आपके साथ और भी लोग इसके सिमिलर ओनर्स हैं, तो उनको भी आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी, कोई भी पार्टनर फर्म के नाम पे काम कर सकता है। लाइबिलिटी सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो 2 होते ही है, मैक्सिमम 50 होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देन कम्स सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म और पार्टनर्स लीगली सेम नहीं होते, फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। इसको आप क्लास 12 के अकाउंट में और डिटेल में समझ जाओगे। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सिर्फ कंसेंट से ही हो सकता है। अगर पार्टनर का कंसेंट नहीं है तो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, और अगर पार्टनर की इच्छा है तो शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बट ओनली कंसेंट की ज़रूरत होती है। हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत सिंपल होती है। डिसीजन मेकिंग भी शेयर्ड होती है, हर कोई मिलकर डिसीजन लेता है तो रॉन्ग डिसीजन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक अकेला इतना सारा पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ लोग मिल करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। और चूँकि बिज़नेस में रिस्क सभी का होता है, सीक्रेट्स भी हर कोई मेंटेन करके रखता है, क्योंकि पैसा तो सभी ने इन्वेस्ट किया होता है। बट दिक्कत क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ काम करते हैं तो उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होना नॉर्मल है। कंटिन्यूशन का भी रिस्क होता है। कोई पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गई किसी की, या किसी कारण से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा, उसके बाद में कैपिटल लिमिटेड मिलती है। चाहे कितना भी पैसा ले लो, लोन ले लो, कैपिटल तो लिमिटेड ही मिलेगी ना। और शेयर्स को ट्रांसफ़र करना भी आसान नहीं होता, सभी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होता, तब तक आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी से भी नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं हम पार्टनर्स के टाइप्स की। तो पार्टनर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहले बात करते हैं हम एक्टिव पार्टनर की, जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है
मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता। और लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस वही सेम जो हर पार्टनर के लिए होता है। सीक्रेट पार्टनर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है लेकिन सीक्रेटली, इसके बारे में पब्लिक को पता नहीं होता। नॉमिनल पार्टनर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका कोई शेयर में भी लॉस या प्रॉफिट में भी कोई शेयर नहीं होता, बट ये खाली लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हाँ मैं भी पार्टनर हूँ, जस्ट लाइक ब्रांड एम्बेसडर। एंड स्पेशल केस, माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जाता है टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बट इन सम केसेस ओनली। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप फर्म्स की। तो पार्टनरशिप फर्म्स 3 टाइप की होती है। एक पार्टनरशिप एट विल, यहाँ पर कोई ड्यूरेशन भी फिक्स नहीं होता और पार्टनर जब चाहे तब फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं और जब चाहे तब फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं रिटन नोटिस दे करके। ये पार्टनरशिप पार्टनर्स की विल पर चलते हैं। उसके बाद में आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हुआ पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो गई। उसके बाद आता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। आपने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि ये पार्टनरशिप फर्म 5 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, जैसे ही वो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। और पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए 2 तरीके होते हैं, ओरल और रिटन। रिटन जब आप फाइल करते हो तो आपको एक अग्रीमेंट देना होता है जो कहलाता है पार्टनरशिप डीड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके कुछ कंटेंट्स इस तरीके से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेम और एड्रेस पार्टनर्स का, फर्म का, आपके बिजनेस के अंदर आप कैपिटल और ड्यूरेशन, प्रॉफिट लॉस रेशो, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल पर इंटरेस्ट, सारी चीज़ें कैसे क्या मिलेंगी, प्रोसीजर क्या होगा हर चीज़ का, गुडविल का, बैंक अकाउंट का, ये सारी के सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है। अब पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं होता, बट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करें, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के केस में आप इजीली लॉ का सहारा ले सकें, आपके पास प्रॉपर लीगल सपोर्ट हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और कंपनी के फॉर्मेशन की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे, जहां हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।